हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे लेडी लेज़रस। इन लेडी लेज़रस ये यूनिट 50 है और ब्रिटिश पोइट्री हम कर रहे हैं MEG 1 यूनिट 50 सिल्विया प्लैथ। लेडी लेज़रस इन लेडी लेज़रस Plath speaks of her previous suicide attempts. Biological account of Sylvia Plath tells us how the poet was fascinated with the idea of dying and attempted suicide more than once. This is a passion she shared with her friend, the poet Annie Sexton, who admits that they often talked about dying. वो बोलती हैं, we talked death with burnt up intensity, both of us drawn to it like moth to an electric light bulb, sucking on it. Sexton has immortalized their friendship in their famous poem, Wanting to Die, which she explains the morbid attract of death. Since तो पोएम ऐसे स्टार्ट होती है, Since you ask, most days I cannot remember. I walk in my clothing unmarked by that voyage. Then the most unnameable lust returns. तो इस तरह से पोएम स्टार्ट होती है. The lust is the अब ये बताते हैं कि the lust is the self-destructive passion, the desire to end oneself, to return to an inanimate state. लस्ट इस चीज़ की है कि अपने आप को मारना है, अपने आप को इनएनिमेट करना है. दिस इज़ अ पैशन दैट सेक्सटन शेयर्ड विद सिल्विया प्लैथ. Plath's first suicide attempt was almost successful, but she was discovered in the nick of time, hospitalized and then saved. The scars, physical or psychological, were to remain forever. Lady Lazarus, written almost a decade after the abortive suicide attempt, recounts the experience with all its intensity. तो जो एनी सेक्सटन है और जो सिल्विया प्लैथ है वो बहुत बातें करते थे डेथ के बारे में. और सिल्विया प्लैथ ने अटैम्प्ट भी किया था. पहले अटैम्प्ट में वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी, हॉस्पिटलाइज्ड हो गई. उसके बाद उनको बचा लिया गया. जो स्कार्स थे, जो फिज़िकल साइकोलॉजिकल जो भी स्कार्स थे, वो हमेशा के लिए रह गए थे. तो इसमें लेडी लेज़रस जो है एक 10 साल आफ्टर, मतलब उनका जो सुसाइडल अटैम्प्ट था उसके 10 साल के बाद लिखी गई थी. एंड इट इज़ अ पर्सनल एक्सपीरियंस. सिल्विया प्लैथ स्पीक्स ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस था उनका, जिसके बारे में वो बात करती हैं. बट अगेन इट इज़ गिवन अ वाइडर एप्लीकेबिलिटी. उनका पर्सनल था लेकिन इसको एक वाइडर एप्लीकेबिलिटी दे दी गई, क्योंकि उसको जो है इजिप्शियन मिथ के साथ जोड़ दिया गया. दिस टाइम शी इन्वोक्स एन इजिप्शियन मिथ, द लेजेंडरी फेनिक्स, who periodically destroys herself and then it is reborn from the ashes. तो इजिप्शियन मिथ का नाम के साथ इसको जोड़ दिया गया. और वो मिथ क्या था कि जो लेजेंडरी फेनिक्स था वो periodically अपने आप को डिस्ट्रॉय करता था और फिर उन्हीं एशेस से वो फिर से बॉर्न हो जाता है. इट इज़ easy to see that Plath is inspired by her own experience, striving for death time and again, and then being symbolically reborn. अपने ही एक्सपीरियंस से वो इंस्पायर होती थी, डेथ अटेम्प्ट करती थी, सुसाइडल अटेम्प्ट करती थी और फिर से रीबॉर्न हो जाती थी. बट द फिनिक्स मिथ प्लेसेस इट एट एन एस्थेटिक डिस्टेंस. पर उसको जो है ना एक एस्थेटिक, एक बहुत ही खूबसूरत जगह पे लाके खड़ा कर देते थे. जैसे कि जो मिथ होते थे वो लोग ना रिलेट करते थे. जब वो मिथ अपने उसमें डाल देती थी ना पोएम में, तो रिलेट करने लग जाते थे लोग सिल्विया प्लैथ को, पोएट को. अच्छी अच्छी चीज़ों से, मिथ से,
And again, private suffering is equated with events of public importance. The suffering of the Jews. अब इसमें क्या है, प्राइवेट सफरिंग जो थी वो पब्लिक सफरिंग से मिला दी जाती थी. कैसे? जब वो अपनी सफरिंग की बात करती थी तो वो ज्यूज़ की सफरिंग की भी बात करती थी, है ना. तो एक पोएम में उन्होंने बोला है, माई स्किन ब्राइट एज अ नाजी लैम्प शेड, माई फेस इज़ फीचरलेस फाइन जूम लेनिन. तो ज्यूज़ के साथ और नाजीज़ के साथ मिला दिया गया है. When parallels are thus, when parallels are thus drawn with the suffering of a section of humanity discriminated against, there is some attempt at universality. देखो, जब किसी सफरिंग को, आम सफरिंग को, जब ह्यूमन की सफरिंग को जब कोई ऐसी सफरिंग के साथ मिला लिया जाता है जो कि सेक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी है, मतलब कोई पर्टिकुलर कल्ट के साथ आप मिला देते हो ना, तो उसको काफ़ी लोग उसको पसंद करना शुरू कर देते हैं. वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है, ज़्यादा लोग उससे रिलेट करते हैं. हाउएवर द ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट इन द पोएम इज स्ट्रॉन्ग and Sylvia Plath's poem remained despite her attempt to camouflage them, a record of scars gathering over the years in her short lifespan. उनके ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं. सिल्विया प्लेथ की पोएम जो हैं उनमें ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं. और वो छुपाने की, मतलब वो उनको छुपाने की भी कोशिश नहीं करती, वो अच्छे से बताती हैं उन सब इवेंट्स को, ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स को. लेडी लेज़रस, लाइक डैडी, स्पीक्स ऑफ एन ऑटोबायोग्राफिकल एक्सपीरियंस इवन दो देर इज़ एन अटेम्प्ट टू गो बियॉन्ड ऑटोबायोग्राफी. हालांकि उसमें कुछ एलिमेंट्स ये भी हैं जो हमने पढ़ा था कि कुछ फिक्शनल एलिमेंट्स भी डाल दिए गए हैं. What Daddy and the Colossus have in common is the underlying theme of bondage and slavery. दो चीज़ें, बॉन्डेज है, हाँ, डैडी में भी हम देखते हैं और क्लॉसस में भी देखते हैं, स्लेवरी और बॉन्डेज है. It is without exception a woman who is made to take on a subservient role in Plath's poem. तो प्लैथ्स की पोएम में तो ये है ही है ना कि वो एज अ स्लेव काम कर रही है. द विक्टिम एक्सप्रेसेस अ रिजेंटमेंट अगेंस्ट द पेट्रार्कल अथॉरिटी. हाँ, वो तो है ही, उसमें पेट्रार्कल अथॉरिटी दिखाई है सिल्विया प्लैथ ने अपनी पोएम्स में. दैट द फादर और द हस्बैंड रिप्रेजेंट्स, चाहे वो एज अ हस्बैंड हो, एज अ फादर हो, पेट्रार्कल अथॉरिटी वो दिखाते हैं. बिटवीन द विक्टिम एंड द ऑप्रेसर देयर इज़ एन अनईजी पावर रिलेशनशिप. एक ऐसा रिलेशनशिप है जो कि अनईजी पावर रिलेशनशिप है. एट फर्स्ट हर्स इज़ एन एटीट्यूड ऑफ पैसिव एक्सेप्टेंस ऑफ द इन्फीरियर रोल. कोलोसस में तो वो क्या करती हैं, खुद ही एक्सेप्ट कर देती हैं अपने इन्फीरियर रोल को. द वुमेन इन प्लैथ्स पोएम्स हु इज़ मोर अ स्लेव देन अ कंपेनियन स्ट्रांगली रिसेंट्स हैविंग टू एडहेयर टू द रूल्स. अच्छा, इसमें बोला है कि जो वुमेन की, जो प्लैथ की पोएम्स में जो वुमेन है वो कंपेनियन नहीं है, वो एक तरह से स्लेव ही है, और उनका मास्टर जो है हस्बैंड है या फादर है. इन द लेटर स्टेजेस ऑफ द रिलेशनशिप देयर इज़ अ चेंज एंड द वुमेन हैविंग डिसाइडेड नॉट टू लेट हर सेल्फ बी टायरनाइज्ड एनीमोर emerges as a fury to wreak vengeance to the men on the men who have victimized her. बाद में धीरे धीरे क्या होता है, वो अपने हस्बैंड या फादर से बदला लेने की कोशिश करती हैं. इस तरह की उनकी पोइट्री है. इन डैडी इट इज़ द फादर whose memory holds her in power and which must be shaken off if the protagonist is to breathe freely again. डैडी पोएम में ये फादर हैं जिनकी याद करके वो मतलब पावरफुल फील करती हैं. एंड अगर प्रोटोजेनिस्ट फिर से आ जाते हैं तो वो फ्री फील नहीं करेगी. द स्ट्रगल इन प्लैथ्स पोएम्स इज़ अगेंस्ट फेलोसेंट्रिक मीन्स डोमिनेटेड बाय मेल point of view, which sees women as marginal character and the relationship of the sexes as one of the power and denial. But such a relationship cannot be a permanent one,
फॉर अ टाइम कम्स व्हेन द विक्टिम मस्ट राइज इन रिवोल्ट। ऐसे ही इनकी पोएम्स में होता है कि जो विक्टिम है वो रिवोल्ट के लिए खड़ी हो जाती हैं फिर। ठीक है, अभी हम थोड़ा डैडी पोएम को करेंगे। जस्ट वेट, हाँ डैडी पोएम स्टार्ट करते हैं। जस्ट वेट। इस पोएम को करने से पहले मैं एक स्टेटमेंट पढ़ूंगी जो कि सिल्विया प्लैथ ने बोली थी। द पोएम इज स्पोकन बाय अ गर्ल विद एन इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ये सिल्विया प्लैथ ने नहीं बोली थी, लेकिन इसके बारे में बताया गया है कि द पोएम इज स्पोकन बाय अ गर्ल विद एन इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। हर फादर डाइड व्हेन शी थॉट he was God. Her case is complicated by the fact that her father was also a Nazi and her mother very possibly part Jewish. ठीक है, ज्यू थी उनकी जो मदर थी। In the daughter, the two strains marry and paralyze each other. She has to act out the awful little allegory once over before she is free of it. This statement is important for several reasons that may apply to the other poems of Plath as well. ये जो statement है ये बहुत important है several reasons से. In the first place, we may note the deliberate effort to go beyond the self by employing on the one hand Greek myth and on the other events from world history. पहले तो ग्रीक मिथ यूज़ किया गया है और बाद में जो है वो वर्ल्ड हिस्ट्री को भी लिया गया है. सेकेंडली, इट इज़ ईजी टू टेल द अवेयरनेस ऑफ साइको एनालिटिकल थ्योरीज एंड देयर इम्प्लीकेशन टू पर्सनल रिलेशनशिप. फिर साइको एनालिटिकल थ्योरीज को भी लिया गया है और उनकी एप्लीकेशंस क्या हैं पब्लिक रिलेशनशिप में वो भी बताया गया है. द पोएम स्पीक्स ऑफ द फादर डॉटर रिलेशनशिप, बट इन अनदर पोएम it is the relationship with the mother that the poet is concerned with. In yet another poem, it may be the ambiguous mother-child bond that she focuses on. Third, the poem takes a close look at not just the relationship, but the emotional complexity of a person, the existence of opposing forces within one's psyche, and the good and the bad, the gentle and harsh, and the Jew and the Nazi. And finally, Plath's note जो लिखा गया है puts forward a subtle suggestion that poetry is a ritualistic gesture. It is exorcism, मतलब cleansing of the demon that haunt the poet. It is therapeutic. It has a cathartic effect. Cathartic का मतलब होता है अपने मन की जो पेंट अप फीलिंग्स को बाहर निकालना किसी चीज़ को. जैसे हम मूवी देखने जाते हैं तो हमारे जो अंदर फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं ना, जब कोई ऐसा सीन आता है तो हम रोना शुरू कर देते हैं, कोई ऐसा सीन आता है तो हंसना शुरू कर देते हैं. इन सच पोएम्स देर इज़ जनरली एन इनर साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट द पर्सोना इज एंगेज्ड इन. डैडी, स्पीकिंग ऑफ द टू कॉन्फ्लिक्टिंग स्ट्रेन्स विद इन द गर्ल, डैडी जो है वो एक लड़की के अंदर चल रहे कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स के बारे में बताता है. ये वाली जो पोएम है बताती है. विच मैरी एंड पैरालाइज ईच अदर डील्स विद सच अ कॉन्फ्लिक्ट. प्लैथ इज हियर डीलिंग विद द इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी ऑन एन इंडिविजुअल, as these psychological tensions are hereditary, a legacy from the Electra-like girl's mixed parental background, part Nazi, part Jewish. Given such a parentage, the girl cannot help being a victim of clashing characteristics. मतलब उनके अंदर जो है ना वो clashing characteristics हैं उस गर्ल के अंदर. बट ऑफन द ऑपोजिंग फोर्सेज विद इन द सेल्फ डू नॉट ओ देयर ओरिजिन टू फैमिली हिस्ट्री. दे आर ingrained in human nature. It may be noted that the lines of Daddy
though they storm and curse against one which has betrayed the persona, could only be uttered by one who cares, one who has loved deeply and truly, and who has been hurt because of her love has come to nothing. Such are the ambivalent feelings that daddy expresses against the dead father. तो इस तरह की है ये डैडी पोएम, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है इसको समझना। चलो, थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आज ये हमारा सिल्विया प्लैथ वाला चैप्टर यूनिट 50 जो है कंप्लीट हो जाती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट में हम क्या करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।